हेलो डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सीपीसी के सेक्शन 11 को पढ़ेंगे। सीपीसी का सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा से डील करता है। सबसे पहले इस सेक्शन को बेयरराइट की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, फिर आसान भाषा में इसका मतलब समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 11। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो सेक्शन 11 हमें ये बताता है कि कोई भी कोर्ट ट्रायल नहीं चलाएगा ऐसे सूट का या ऐसे इश्यू का जिस सूट या इश्यू में जो मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू में है, वो मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इश्यू में था फार्मर सूट में, और उस फार्मर सूट की पार्टीज भी सेम थी, या तो सेम पार्टीज थी या तो फॉर्मर सूट में वो वाली पार्टीज थी जिसके अंडर में अब सब्सीक्वेंट सूट में पार्टीज क्लेम कर रही हैं, जिसके अंडर सब्सीक्वेंट सूट वाली पार्टीज क्लेम कर रही हैं। फॉर्मर सूट में वो वाली पार्टीज थी, या तो सेम पार्टीज थी या तो वो वाली पार्टीज थी जिसके अंडर में सब्सीक्वेंट सूट वाली पार्टीज क्लेम कर रही हैं। और वो फार्मर सूट और सब्सीक्वेंट सूट का जो टाइटल था वो सेम टाइटल था, मतलब सेम ग्राउंड पे था, ठीक है। और जो फार्मर सूट था वो ऐसे कोर्ट में चल रहा था जो कोर्ट कॉम्पिटेंट था इस सब्सीक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए या उस सूट को ट्राई करने के लिए जिसमें ये जो इश्यू है वो सब्सीक्वेंटली रेज्ड हुआ है। और जो सूट था या इश्यू जो था वो फाइनली पूरा सुना गया, हियर किया गया और फाइनली डिसाइड किया गया उस फार्मर कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सेक्शन 11 ये कहता है कि कोई भी कोर्ट ऐसे सूट या ऐसे इश्यू का ट्रायल नहीं चलाएगा जिस सूट या इश्यू में जो मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू में है वही मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू में था किसी फार्मर सूट में, और फार्मर सूट की पार्टीज भी सेम थी, या फार्मर सूट में वो पार्टीज थी जिसके अंडर में सब्सीक्वेंट सूट वाली पार्टीज क्लेम कर रही हैं, ठीक है। और जो टाइटल था वो सेम था दोनों सूट का, ठीक। और जो फार्मर्स कोर्ट थी वो फार्मर कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट थी सब्सीक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए या उस सूट को ट्राई करने के लिए जिसमें जो ये इश्यू है सब्सिक्वेंटली रेज किया गया है, और वो मैटर पूरा सुना गया था और फाइनली डिसाइड भी कर दिया गया था उस कोर्ट के द्वारा। तो अब उसका नया ट्रायल उसका नहीं चलेगा, ठीक है। ये सेक्शन 11 के इतने पार्ट का मतलब है। अब एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट ए सूट इन विच द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट ए सूट which has been decided prior to a suit in question whether or not it was instituted prior thereto। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि जो फार्मर सूट है, फार्मर सूट का मतलब होता है वह सूट जो पहले डिसाइड किया गया है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सूट जो पहले इंस्टीट्यूट किया गया। फार्मर सूट का मतलब वह है कि ऐसा सूट जो पहले डिसाइड कर दिया गया, ठीक है, वो फार्मर सूट है, ना कि वो सूट जो पहले इंस्टीट्यूट किया गया। एक्सप्लेनेशन 1 यही बताता है। मतलब फार्मर सूट क्या है? फार्मर सूट ऐसा सूट है जो सूट इन क्वेश्चन से पहले डिसाइड कर दिया गया। ये मैटर नहीं करता कि वो पहले इंस्टीट्यूट किया गया था कि नहीं इंस्टीट्यूट किया गया था। जो पहले डिसाइड हो गया वो फार्मर सूट बन गया। किससे पहले? सूट इन क्वेश्चन से पहले जो डिसाइड हो गया वो फार्मर सूट बन गया। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट shall be determined irrespective of any provision as to right of appeal from the decision of such court। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि इस सेक्शन के पर्पस के लिए, केवल इसी सेक्शन के पर्पस के लिए जो कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट का मतलब होगा, कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट का जो डिटरमिन किया जाएगा कि कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि नहीं, वो डिटरमिन किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रोविजन एज टू राइट ऑफ अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट। जनरली जब हम किसी कोर्ट के कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो देखते हैं कि
उससे अपील कहाँ पे लाई कर रही है। लेकिन जब हम सेक्शन 11 के पर्पस के लिए कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट की बात करेंगे तो वो कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट डिटरमिन की जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोविजन राइट टू अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ कोर्ट। मतलब तब हम कॉम्पिटेंस डिसाइड करते समय ये नहीं देखेंगे कि इस कोर्ट से अपील कहाँ लाई करती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन 2 का मतलब है। एक्सप्लेनेशन 3 है द मैटर above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि जो भी मैटर है, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि जो ऊपर मैटर रिफ़र किया गया है, मतलब जो मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू में है, वो फार्मर सूट में अलेज्ड किया जाना चाहिए एक पार्टी के द्वारा और दूसरी पार्टी के द्वारा या तो एडमिट या तो डिनाई किया जाना चाहिए एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। एक्सप्लेनेशन 3 एक्सप्रेस रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है ये इनकॉर्पोरेट करता है। एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि जो भी मैटर है वो फार्मर सूट में अलेज्ड किया जाना चाहिए एक पार्टी के द्वारा और या तो एडमिट या डिनाई किया जाना चाहिए दूसरे पार्टी के द्वारा। एक्सप्रेसली करे एडमिट डिनाई या इम्प्लाइडली करे, मतलब किया जाना चाहिए चाहे एक्सप्रेसली हो चाहे इम्प्लाइडली हो, तभी 12 रेस जुडिकाटा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। एक्सप्लेनेशन 4 अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करेगा। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 4 एनी मैटर विच माइट एंड आर टू हैव बीन मेड ground of defense or attack in such farmer suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि कोई भी मैटर जिसको बनाया जाना चाहिए था ग्राउंड ऑफ अटैक या ग्राउंड ऑफ डिफेंस फार्मर सूट में बनाया जाना चाहिए था, तो वो माना जाएगा कि वो जो मैटर है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू में था, भले ही बनाया गया हो या ना बनाया गया हो ग्राउंड ऑफ अटैक या ग्राउंड ऑफ डिफेंस। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि किसी मैटर को बनाया जाना चाहिए था ग्राउंड ऑफ अटैक या ग्राउंड ऑफ डिफेंस फार्मर सूट में, तो माना जाएगा कि वो डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इश्यू में था उस फार्मर सूट में। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि जो भी रिलीफ क्लेम किया गया प्लेंट में अगर उसे ग्रांट नहीं किया गया डिग्री के द्वारा तो इस सेक्शन के पर्पस के लिए माना जाएगा कि उस रिलीफ को रिफ्यूज़ कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। एक्सप्लेनेशन 6 देखते हैं वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक राइट और of a private right claimed in common for themselves and others, all person interested in such right shall for the purposes of this section be deemed to claim under the person so litigating। ये बात करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट की। एक्सप्लेनेशन 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 6 जब जो पर्सन्स हैं एक से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं अगर वो लिटिगेट कर रहे हैं बोनाफाइड किसी पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट के रिस्पेक्ट में जो इन कॉमन क्लेम किया जा रहा है अपने लिए और दूसरे के लिए, तो वो जो सभी पर्सन जो उस राइट में इंटरेस्टेड हैं इस सेक्शन के पर्पस के लिए माना जाएगा कि वो सब लोग क्लेम कर रहे हैं जो पर्सन लिटिगेट कर रहा है उसके अंतर्गत। एक बार और समझते हैं, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति बोनाफाइडली लिटिगेट करते हैं किसी पब्लिक राइट या प्राइवेट राइट के रिस्पेक्ट में जो प्राइवेट राइट इन कॉमन क्लेम किया जा रहा है अपने लिए और दूसरों के लिए, तो जो सभी पर्सन इंटरेस्टेड हैं उस राइट में इस सेक्शन के पर्पस के लिए माना जाएगा कि वो जो सभी लोग हैं वो उस पर्सन के अंडर में क्लेम कर रहे हैं जो पर्सन लिटिगेट कर रहा है। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। एक्सप्लेनेशन 7 देखते हैं The provision of this section shall apply to a proceeding for the execution of degree and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references respectively to a proceeding for execution of degree, question arising in such proceeding and a former proceeding for the execution of that degree। इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेनेशन 7 ये बताता है कि जो सेक्शन 11 है इसका प्रोविज़न, इसके जो प्रोविज़न्स हैं
वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी अप्लाई होंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पर भी अप्लाई होंगे। और जब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पर हम सेक्शन 11 के प्रोविज़न को अप्लाई करेंगे तो जो रेफरेंसेस इन दिस सेक्शन, जो इस सेक्शन में जो सूट को रिफ़र किया गया है या इश्यू को रिफ़र किया गया है, जो फार्मर सूट को रिफ़र किया गया है, वो अगर हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करेंगे तो वो सूट को हम क्या मान लेंगे, उसे मान लेंगे प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। इश्यू का मतलब हम समझ लेंगे कि इश्यू मतलब क्वेश्चन अराइजिंग इन सच प्रोसीडिंग, और फार्मर सूट का मतलब समझ लेंगे फार्मर प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री। मतलब जो वर्ड सूट को रिफर कर रहा है उसे कॉन्स्टिट्यू ऐसे किया जाएगा जैसे मानो वो प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को रिफर कर रहा है। जो इश्यू को, जो वर्ड इश्यू को रिफर कर रहा है, मतलब जो इश्यू था जब हम सूट की बात कर रहे थे उसमें इश्यू वर्ड आया था, ठीक है। अब जब हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की बात करेंगे तो उसमें इश्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन अराइजिंग इन सच प्रोसीडिंग। और जब हम सूट की बात कर रहे थे तब फार्मर सूट की बात की थी हमने, लेकिन जब हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग की बात करेंगे तो फार्मर सूट की जगह फार्मर प्रोसीडिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की बात करेंगे, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस थे कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, वो एक्सप्लेनेशन 7 में हमने देखा। एक्सप्लेनेशन 8 कहता है एन इश्यू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट ऑफ लिमिटेड jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। एक्सप्लेनेशन 8 ये कहता है कि कोई इश्यू अगर सुना गया और सुनने के बाद फाइनली डिसाइड कर दिया गया कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के द्वारा, मतलब ऐसा कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन तो है लेकिन लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। तो कोई इश्यू, यहाँ पे इश्यू की बात हो रही, सूट की बात नहीं हो रही है। एक्सप्लेनेशन 8 कह रहा है कि किसी इश्यू को सुना गया और फाइनली डिसाइड कर दिया गया लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के द्वारा, जो कोर्ट कॉम्पिटेंट था उस इश्यू को डिसाइड करने के लिए। तो वो जो इश्यू का जो डिसीजन आया है वो डिसीजन ऑपरेट करेगा एज ए रेस जुडिकाटा इन सब्सिक्वेंट सूट। भले ही वो जो कोर्ट था, कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, वो सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था, लेकिन वो इश्यू को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट था, ठीक है ना। तो वो जो डिसीजन आया है कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का, वो जो डिसीजन है वो रेस जुडिकाटा की तरह ऑपरेट, भले ही कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था या ऐसे सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था जिसमें जो इश्यू है वो सब्सिक्वेंटली रेज किया गया है, लेकिन फिर भी अगर उस इश्यू को डिसाइड करने का उसके पास जुरिस्डिक्शन था, भले ही पूरे सूट को डिसाइड करने का नहीं था, और उसने उस इश्यू को डिसाइड किया है, तो वो जो डिसीजन है, उस इश्यू के रिस्पेक्ट में जो डिसीजन है वो ऑपरेट करेगा रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट सूट में, या उस सूट में जिसमें इश्यू सब्सिक्वेंटली रेज्ड किया गया है। तो ये सेक्शन 11 हमने देख लिया। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।